गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बहुत खुशी हुई जो आप लोग कुछ रिएक्ट करते हैं, कुछ अपना विचार रखते हैं। तो आप सब लोगों का विचार मैंने पढ़ा और जिस तरह से आप लोगों का सोच है मैं उसी तरह से बात करूंगा। पहले मैं जो भी पार्ट स्टार्ट करूंगा और जो भी टॉपिक, जैसा कि अभी हम लोग मेटलर्जी बात कर रहे हैं, तो मेटलर्जी जब तक फिनिश नहीं होगा तब तक हम दूसरे टॉपिक का बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को अच्छा करना, आप लोग किस तरह से समझते हैं इस बात को समझ लेना ही अब हम लोगों का उद्देश्य है। जिस तरह से आपका उद्देश्य है जो हाई मार्क अचीवमेंट करना, उसी तरह से अब मेरा फोकस है जो आप लोग कैसा अच्छा कर सके। तो मेटलर्जी आज फिर उम्मीद है जो कल फिनिश कर देंगे, उसके बाद हम फिर कोई न्यू टॉपिक बात करेंगे। जो चल रहा है उसी को यदि स्टार्ट करेंगे तो उसको पहले फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे टॉपिक में बात करेंगे। तो मेटलर्जी में हम लोग क्या देखे, और मिनरल और से मेटल को ऑब्टेन करते हैं, और ये जो ऑब्टेन करने का जो तरीका है उसमें सबसे पहले कंसंट्रेशन का बात किए, कंसंट्रेशन कहें या ड्रेसिंग। दूसरा ऑब्टेन क्रूड मेटल, और थर्ड जो ऑपरेशन है, तीसरा जो ऑपरेशन है रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल। तो ये तो लास्ट ऑपरेशन है। अब देखेंगे जो इसमें लास्ट ऑपरेशन में कितने टाइप का ऑपरेशन है जो क्रूड मेटल से प्योर मेटल प्राप्त करने का। तो पिछले क्लास हम ब्लास्ट फर्नेस का बात किए थे। ब्लास्ट फर्नेस में क्या देखे थे, जो सबसे जो इंपॉर्टेंस बात है, जो ब्लास्ट फर्नेस से ऑब्टेन किया गया आयरन पिग आयरन होता है, और वे मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है, और वे पिग आयरन कन्वर्ट हो जाता है रॉट आयरन में। पिग आयरन में कार्बन का परसेंटेज 4 to 5 हो सकता है, ये अप्रोक्सीमेट है, और रॉट आयरन, इसी को मेलेबल आयरन कहते हैं, उसमें 0.2 से लेकर 0.5 तक होता है, मतलब बहुत कम होता है। ये जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें एक्चुअल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन भी करता है, लेकिन आपसे पूछ दिया जाए जो एक्चुअल रिड्यूसिंग एजेंट जो है वे काम कौन करता है, तो क्या कह देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड हम डायरेक्ट यूज नहीं किए थे, क्या किए थे, पहले जो है टायर से होकर के, बॉटम पोर्शन से होकर के हॉट एयर लगभग 1000 केल्विन पास करवाए थे, जहां पे कार्बन बर्न हो गया था और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला था, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर कार्बन से मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड में बदला था, और कार्बन मोनोऑक्साइड ही हेमेटाइट को रिड्यूस्ड करके मैग्नेटाइट बना दिया था, मैग्नेटाइट को फिर रिड्यूस्ड करके FeO बना दिया था, और FeO को फिर रिड्यूस्ड करके Fe में कन्वर्ट कर दिया था। तो इस तरह से हम लोग ब्लास्ट फर्नेस देख लिए हैं। 12th पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रट जाना है। कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी JEE नीट ऑफ व्यू से बस 3-4 पॉइंट याद रखिए। जो ब्लास्ट फर्नेस से मिला हुआ आयरन क्या होता है, पिग आयरन। पिग आयरन एक बैड क्वालिटी का आयरन है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है, और उस आयरन से हम लोग रॉट आयरन जो कि प्योर फॉर्म, ब्लास्ट फर्नेस में एक्चुअल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम कौन करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम थर्ड ऑपरेशन
जिस थर्ड ऑपरेशन को किस नाम से जानेंगे? रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन। तो क्या कह दें? प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल, ये जो रिफाइन करने का तरीका है, यानी अब जो हम ऑब्टेन करेंगे वे मैक्सिमम परसेंटेज प्यूरिटी ऑब्टेन करेंगे। 100% प्यूरिटी बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन मैक्सिमम मतलब 99.9% तक जाएंगे। तो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्यूरिटी, नेचर ऑफ मेटल, इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया, जिसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। ए में डिस्टिलेशन, यानी डिस्टिलेशन के द्वारा प्यूरिफिकेशन किया जाता है, रिफाइनिंग किया जाता है। सबसे पहले इस मेथड में होता है क्या, किस टाइप का कॉन्सेप्ट है? तो एक रिटॉर्ट होता है इस तरह का, ये रिटॉर्ट है, इसका नाम, ये जो देखे इसको क्या बोलिएगा? रिटॉर्ट। इस रिटॉर्ट में इस डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा उस मेटल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है जो वोलेटाइल हो, इजीली वेपराइज कर जाए। जैसा कि आप लोग नाम सुने होंगे कपूर, कैम्फर। कैम्फर को थोड़ा से भी हीट कर दिया जाए तो वे वेपराइज कर जाएगा। तो ये एक वोलेटाइल सब्सटेंस हो गया। आपको जब भी मरकरी यानी थर्मामीटर जो टूटा होगा तो वे जो उस मरकरी है वो आसानी से पकड़ में नहीं आता है, वे वोलेटाइल नेचर का होता है, यानी थोड़ा सा भी हीट कर दिया जाए तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस द्वारा उस मेटल का प्यूरिफिकेशन होता है जो आसानी से वोलेटाइल नेचर का हो, इजीली वोलेटाइल हो जाए, जैसा कि मरकरी, जिंक और कैडमियम। इस डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा प्यूरिफिकेशन किया जाता है। इस रिटॉर्ट में क्या होता है, यहाँ पे हम मेटल को रख दिए, चाहे जिंक रखें या कैडमियम रखें या मरकरी रखें, यहाँ रखा हुआ है, और इसको हम अब हीट प्रोवाइड किए, फ्लेम दे रहे हैं। अब आप फ्लेम किसी से भी रख दें, या गैस से या बुनसन से। तो जैसे ही अब हीट करेंगे तो हीट करने के बाद आप जानते ही हैं जो किसी भी मटेरियल में क्या होगा, जो वोलेटाइल है वे वेपराइज कर जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो ये अब वेपर में कन्वर्ट हो गया, और ये वेपर इस बेंडिंग पाइप के थ्रू हम लोग क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ये कलेक्ट कर लिए, और यहाँ जो आया वे प्योर वेपर, ये क्या है, प्योर वेपर है, और जो कि वेपर कंडेंस्ड हो जाता है, मतलब वेपर जो है कंडेंस्ड हो जाता है, और कंडेंस्ड हो करके हम लोग यहाँ पे कंडेंस्ड, मतलब यदि वेपर क्या हो जाए, सॉलिड में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए, तो उस स्टेट को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंस्ड। तो यहाँ जो मिला वे क्या मिला, प्योर, और यहाँ क्या बच जाएगा, नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटी,
नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटी। तो इस प्रोसेस द्वारा हम आपको क्या समझाए, सबसे पहले डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लीकेबल होगा किसके लिए, जिंक, कैडमियम और मरकरी के लिए, मतलब वे मेटल आसानी से वोलेटाइल होना चाहिए। जैसे ही इस रिटॉर्ट में क्या करेंगे, हीट करेंगे, ये वेपर बनेगा और वेपर एक दूसरा कंटेनर में स्टोर कर लेंगे और वे वहाँ पे कंडेंस्ड हो जाएगा, मतलब कूल कर देंगे। जैसे ही ठंडा होगा तो वे फिर कंडेंस्ड हो जाएगा, यानी लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर बनने लायक नहीं है वे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो हम इसका कहानी जो है क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर दे रहे हैं। तो इसको लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर दिए। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर दोज मेटल व्हिच इज इजीली वोलेटाइल। जैसे हम वाटर को भी हीट करें तो वे भी वेपर में कन्वर्ट होता है, लेकिन आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। 100 डिग्री सी पे वे जो है सो एबव 100 डिग्री सी वेपर में कन्वर्ट होता है। तो वैसा मेटल होना चाहिए जो आसानी से क्या हो जाए, कम ही टेम्परेचर पे वोलेटाइल। द इम्प्योर मेटल हीटेड इन रिटॉर्ट, किसमें हीट किया जाता है, रिटॉर्ट में, एंड इट्स वेपर आर सेपरेटली कंडेंस्ड इन ए रिसीवर। ये क्या है, रिसीवर है। द नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट इन नॉन वोलेटाइल, मतलब यदि हम हीट कर रहे हैं और दो में से एक वेपर बन गया, एक वेपर नहीं बना, तो जो वेपर नहीं बना उसको हम किस नाम से जानेंगे, नॉन वोलेटाइल। वे नॉन वोलेटाइल इसी रिटॉर्ट में बच जाएगा। तो आपको क्या बताए, जो इस प्रोसेस का एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो मरकरी, बहुत ही आसानी से हम लोग जानते हैं जो मरकरी जो है वोलेटाइल नेचर का होता है, दूसरा जिंक और तीसरा कैडमियम। तो आपसे पूछा जाएगा जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो Hg, जिंक और कैडमियम प्यूरिफिकेशन होता है। तो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट नंबर हम बात करें लिक्वेशन प्रोसेस। लिक्वेशन प्रोसेस ये भी लगभग जो है डिस्टिलेशन के ही जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक स्लॉपिंग हर्थ लेते हैं, इस तरह का कंटेनर है। स्लॉपिंग का मतलब होता है ढालूदार नुमा, इस तरह का ढालूदार नुमा कंटेनर लेते हैं, इसी का नाम है स्लॉपिंग हर्थ। और यहां पे हम जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है उसको रखें। कंडीशन है जो इम्प्यूरिटीज क्या होना चाहिए, लेस फाइजेबल होना चाहिए, और जो मेटल है वे मोर फाइजेबल होना चाहिए। फाइजेबल मतलब पिघलने वाला, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए और इम्प्यूरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। ये अपने आप में एक फर्नेस कहलाएगा। और जैसे ही हम जेंटली हीट करते हैं, धीरे धीरे हीट करते हैं, तो यहां हम लोगों का कलेक्ट हो जाता है प्योर मेटल। यहां क्या मिल गया, प्योर मेटल, और ये बच जाता है इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज क्लियर हो गया बात। जो लिक्वेशन प्रोसेस का इस्तेमाल तब करेंगे जब इम्प्यूरिटी और मेटल दोनों का फिजिबिलिटी डिफरेंस होना चाहिए,
इसमें हम एक स्लोपिंग हर्थ, इसका नाम क्या है, स्लोपिंग हर्थ, स्लोपिंग हर्थ। ये स्लोपिंग हर्थ ढालूदार नुमा, स्लोपिंग का मतलब ये होता है ढालूदार नुमा। स्लोपिंग हर्थ पे रख के हीट करते हैं, और जब हीट करते हैं तो जो मेरा मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वे ज़्यादा फ्यूजेबल होता है, वे आसानी से मेल्ट होकर के सेपरेट हो जाता है, और इम्प्यूरिटीज इनफ्यूजेबल होता है, लेस फ्यूजेबल होता है, वे स्लोपिंग पे ज्यों का त्यों बच जाता है। इस प्रोसेस द्वारा बिस्मथ, टीन, मरकरी और लेड का प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो अगेन हम इसमें एक्सप्रेस कर देते हैं जो क्या कहानी है। तो इस लिक्वेशन प्रोसेस का कहा जाए तो इस तरह से लैंग्वेज देना है। दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन फ्यूजिबिलिटी, फ्यूजिबिलिटी मतलब घुलनशीलता, मेल्ट होने का टेम्परेचर, ऑफ द मेटल एंड इम्प्यूरिटीज, मतलब मेटल और इम्प्यूरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। व्हेन द इम्प्यूरिटीज, ये इसका पार्ट है, व्हेन द इम्प्यूरिटीज आर लेस फ्यूजेबल, मानते हैं यदि इम्प्यूरिटीज क्या है, लेस फ्यूजेबल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, देन द मेटल इटसेल्फ, जो मेटल प्रेजेंट है, दिस प्रोसेस इज इम्प्लाई, उस समय ही हम इस प्रोसेस का इम्प्लाई करेंगे। द इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड ऑन स्लोपिंग हर्थ, ये स्लोपिंग हर्थ पे क्या कर दिए, प्लेस्ड कर दिए, ऑफ ए फर्नेस एंड जेंटली हीटेड, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीटेड द मेटल मेल्ट एंड फ्लो डाउन, ये मेटल जो है यहां मेल्ट करता है और नीचे की तरफ बहने लगता है, लिविंग बिहाइंड इम्प्यूरिटीज ऑन द हर्थ, और इस हर्थ पे कौन बच जाता है, इम्प्यूरिटीज बच जाता है। तो इस तरह से हम सेपरेट कर लिए। जरूरत है सभी का एग्जाम्पल रखने का। तो इस प्रोसेस द्वारा यानी लिक्वेशन प्रोसेस द्वारा किस किस मेटल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, तो क्या क्या कहे, जो बिस्मथ, टीन, लेड और मरकरी। तो मरकरी में दोनों कॉमन आ गया। इससे पहले जो अभी देखे वे डिस्टिलेशन प्रोसेस में भी मरकरी है। तो इस तरह से हम लोग लिक्वेशन, व्हाट इज लिक्वेशन प्रोसेस कहा जाए तो एक्सप्रेस करेंगे। कॉम्पिटिशन के लिए सिर्फ एग्जांपल याद रखना है, और ये पॉइंट जो इम्प्यूरिटीज और मेटल में डिफरेंस होना चाहिए फ्यूजिबिलिटी का, इम्प्यूरिटीज लेस फ्यूजेबल होगा किसके अपेक्षा, जो मेटल प्रेजेंट है उसमें, उसके अपेक्षा। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो सबसे पहले हम बात किए इसमें डिस्टिलेशन, जिंक, कैडमियम, मरकरी का किया जाएगा। दूसरा लिक्वेशन, बिस्मथ, टीन, लेड, मरकरी का किया जाएगा। तीसरा बात करते हैं पायरोमेटलर्जिकल ऑपरेशन, पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जहां कहीं भी पायरो टर्म का इस्तेमाल हो वहां पे हम लोग हीट से रिलेटेड बात समझेंगे। तो ये है पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सबसे पहले समझ लें जो ये प्रोसेस क्या है। यदि इंप्यूरिटीज ऑक्सीजन से मोर एफिनिटी रखता हो, मतलब उस इंप्यूरिटीज में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो ओर लिया गया है, क्रूड मेटल लिया गया है, उसमें जो इंप्यूरिटीज है वे ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी रखता हो, उस क्रूड मेटल का
उस ओर का प्यूरिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है? पायरोमेटलर्जी के द्वारा। इसमें हम लोग अलग अलग बात करेंगे, लेकिन सभी में कॉमन इतना ही होगा, जो इस क्रूड मेटल को हीट किया जाएगा और जैसे ही एयर ब्लास्ट किया जाएगा तो उसमें जो इंप्यूरिटीज है वे ऑक्साइड बन करके रिमूव हो जाएगा। इस पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस द्वारा आयरन, सिल्वर और कॉपर का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। आयरन, सिल्वर और कॉपर का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो इस प्रोसेस में कॉमन पॉइंट समझ गए, जो भी क्रूड मेटल को प्यूरिफाई किया जाएगा उसमें जो इंप्यूरिटीज होना चाहिए वे ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी होना चाहिए। जैसे ही हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसमें जो इंप्यूरिटीज होगा वे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्साइड बना देगा और उसको इंप्यूरिटीज को हम क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे, प्योर मेटल बच जाएगा। तो अगेन इसका कहानी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो दिस प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन impurities have greater affinity. Impurities greater affinity मतलब क्या? उससे रिएक्ट करने का क्षमता फॉर ऑक्सीजन देन मेटल। यानी मेटल हो और impurities हो तो दोनों में ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करने का क्षमता है वे impurities का ज्यादा होना चाहिए। आयरन, कॉपर, सिल्वर, इसका प्यूरिफिकेशन पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस द्वारा, और उसमें हम एक एक बात करते हैं। सबसे पहले क्यूपिलेशन। द इम्प्योर मेटल इज हीटेड इन ए क्यूपेल और ओवल शेप क्रूसिबल मेड ऑफ बोन, एश और सीमेंट। यानी इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से एक कंटेनर जो बना हुआ है बोन एश, ये किससे बना हुआ है? बोन एश मतलब राख की हड्डी से, ओवल शेप है और इसमें हम क्या कर दिए? तो इम्प्योर मेटल, क्रूड मेटल रख दिए। द इम्प्योरिटीज गेट क्रूसिबल एंड ए ब्लास्ट ऑफ एयर। अब इसमें हम एयर पास करा रहे हैं ओवर द मोल्टेन मास। जब ये क्या हो जाए? पिघल जाए। द इम्प्योरिटीज गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिमूव विथ द ब्लास्ट ऑफ एयर। जैसे ही यहां से एयर पास कराएंगे और यहां तो पिघला हुआ है क्योंकि हम हीट कर रहे हैं, तो इसमें जो इम्प्योरिटीज होगा वे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वे आसानी से हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। वैसा ही समझें, यदि घर में दूध को जब फाड़ा जा रहा हो, कोगुलेट कराया जा रहा हो, छेना बनाया जा रहा हो, तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा एसिड डालते हैं, जैसा कि लेमन जूस, तो दूध क्या हो जाता है? फट जाता है। उसी तरह से जैसे ही इम्प्योर मेटल, मोल्टेन मेटल में ऑक्सीजन का करंट भेजा जाता है, ऑक्सीजन भेजा जाता है, एयर भेजा जाता है, तो वहां जो इम्प्योरिटीज है वे ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस प्रोसेस द्वारा प्यूरिफिकेशन, क्यूपिलेशन प्रोसेस द्वारा सिल्वर का किया जाता है। सिल्वर का प्यूरिफिकेशन, यानी इसमें इम्प्योरिटीज कौन रहता है? तो लेड। तो क्या कहेंगे? जो लेड प्रेजेंट इन सिल्वर, लेड present in silver purified by cupellation। प्यूरिफाइड बाय क्यूपिलेशन मतलब सिल्वर से लेड जो हटाया जाता है वे कौन सा प्रोसेस द्वारा? तो क्यूपिलेशन द्वारा। इसका मतलब हम क्या समझे? जो सिल्वर और लेड में ऑक्सीजन से एफिनिटी किसका ज्यादा है? तो लेड का, इसलिए वे ऑक्साइड बन करके क्या हो जाता होगा? निकल जाता होगा। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। बेशमराइजेशन। द इम्प्योर मेटल इज हीटेड इन फर्नेस। फर्नेस में हीट किया जाता है
ए ब्लास्ट ऑफ कंप्रेस एयर इज ब्लोन, यानी इसका तो मेन कॉन्सेप्ट है जो एयर को क्या कराना, ब्लो कराना, बहाना उससे होकर के थ्रू द मोल्टेन मास। तो इस प्रोसेस द्वारा पिग आयरन जो कि हम लोगों को ब्लास्ट फर्नेस से ऑब्टेन हुआ था, रिफाइन किया जाता है बाय बेसमेराइजेशन प्रोसेस। यानी सिर्फ आप ये समझें जो आयरन का जो प्यूरिफिकेशन है वे कौन सा प्रोसेस के द्वारा, बेसमेराइजेशन प्रोसेस द्वारा। जैसे ही हम हीट करते हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज हम देखे थे जो Mn होता है, वे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वे Mn ऑक्साइड बना दिया। ये ऑक्साइड रिमूव हो गया इम्प्योरिटी से। उसमें हम देखे थे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना दिया, और जैसे ही CO2 बना तो वे तो गैस के फॉर्म में होता है, वे अपने आप क्या हो जाता है, एस्केप कर जाता है। यदि CO2 ये CO बन सकता है, और यदि ये CO बन जाएगा तो उस सिचुएशन में ये भी अपने आप में गैस होता है। इसी तरह से SiO2 होता है, MnO और SiO2, तो MnSiO3 ये स्लैग बन गया। तो इस तरह से जो हम क्या देख रहे हैं, जो बेसमेराइजेशन प्रोसेस द्वारा किसका प्यूरिफिकेशन होता है, आयरन का। अब इसमें एक और मेथड रहा जिसका नाम है पोलिंग, और पोलिंग द्वारा प्यूरिफिकेशन होता है कॉपर का। पोलिंग द्वारा प्यूरिफिकेशन होता है कॉपर का। तो पहले इसको पॉज करके नोट करें। तो पायरोमेटलर्जिकल ऑपरेशन में लास्ट ऑपरेशन पूलिंग प्रोसेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये जो कंटेनर है इस कंटेनर में इम्प्योर ये क्रूड मेटल मतलब जिसमें इम्प्योरिटीज अभी बहुत कम है, और क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जैसे ही ये हीट प्रोवाइड करते हैं, अब क्या करते हैं, इसमें ऑलरेडी ऑक्साइड प्रेजेंट है। इम्प्योरिटी इससे पहले दो मेथड में क्या बात किए, जो ऑक्साइड बना रहे थे, जैसे ही एयर को ब्लास्ट करते थे तो उसमें जो इम्प्योरिटीज था वे एयर से ज्यादा एफिनिटी रख रहा था, इसलिए वे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता था और उसको हम आइसोलेट करते थे। इसमें इम्प्योरिटीज ऑलरेडी क्या है, ऑक्साइड है। अब यहां पे हम एक ग्रीन वुड पोल लेते हैं, ये ग्रीन वुड पोल मतलब एक हरा हरा लकड़ी लेते हैं, और इसको यूं समझिए जो आप इस तरह से मूव करा रहे हैं। जैसे ही मूव कराएंगे तो ये जो ग्रीन वुड पोल है वे बना हुआ होता है बायोलॉजी के हिसाब से सेल्यूलोज का, और यदि ये सेल्यूलोज का बना हुआ है तो उस सिचुएशन में सेल्यूलोज एक पॉलीमेरिक फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो मेनली यहाँ का जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन, वे उस ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। उस ऑक्साइड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। सपोज कीजिए यहाँ पे Cu2O है, ऑक्साइड ऑलरेडी Cu2O है, और कार्बन तो क्या बन जाएगा, Cu प्लस CO। यहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। कौन रिमूव किया, कार्बन, और ये कार्बन आया कहां से, तो ग्रीन वुड पोल से। ये जो हरा हरा लकड़ी है उसमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, तो इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपसे पूछा जाता है जो पूलिंग प्रोसेस द्वारा किसका प्यूरिफिकेशन होता है, तो वे होता है कॉपर का। लेकिन ध्यान रखें जो अभी पूलिंग प्रोसेस बताए, बेसमेराइजेशन बताए, और क्या बताए हैं, तो क्यूपिलेशन। तो जनरली आपसे क्यूपिलेशन प्रोसेस कहा जाता है तो दिमाग में आ जाएगा कॉपर। ध्यान रखना है जो क्यूपिलेशन में कॉपर नहीं, किसका, सिल्वर का, और पूलिंग में किसका, तो कॉपर का। तो इस तरह से हम लोग ये पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर बात किए।
अब नेक्स्ट नंबर हम बात करने जा रहे हैं ए बी बी, और उसके बाद ये हम बात कर रहे थे सी में, अब सी के बाद डी में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग नाम से ही स्पष्ट है जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो रहा है, और यदि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होगा तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिसिटी का बात होगा, और जब भी इलेक्ट्रिसिटी का बात होगा तो कैथोड और एनोड का बात होगा। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस तरह का एक कंटेनर यहां पे सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। ये एनोड और कैथोड होता है, एनोड पे प्लस और कैथोड पे माइनस होता है। इस प्रोसेस के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का रिफाइनिंग किया जाता है, जैसा कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इस सभी का रिफाइनिंग किया जाता है। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, जो जिस मेटल का रिफाइनिंग करना होगा वे इम्प्योर होना चाहिए। तो इम्प्योर रड, और ये इम्प्योर रड एनोड, ये इम्प्योर रड क्या है, एनोड। और दूसरा क्या होता है, ये प्योर रड कैथोड, ये प्योर रड कैथोड और इम्प्योर रड एनोड। क्या समझे, जो जिसका भी हमको रिफाइनिंग करना होगा उसको क्या बनाना होगा, एनोड, उसको बनाना होगा एनोड, और जो प्योर है उसको बनाना होगा कैथोड। और फिर जिस मेटल का रिफाइनिंग करना है, जैसे मान लीजिए हमको कॉपर का रिफाइनिंग करना है, तो यहां जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वे कॉपर सॉल्यूशन का, हम बाद में बात करेंगे, अभी जनरल मेथड का बात कर रहे हैं। जैसे ही यहां स्विच ऑन करते हैं तो इम्प्योरिटीज डिजॉल्व हो करके कहां पहुंच जाता है, एनोड से पहुंच जाता है कैथोड पे, यहां जमा हो जाता है। और जो इम्प्योरिटीज रहता है, प्योर मेटल यहां जमा हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज रहता है वे यहाँ पे नीचे कलेक्ट हो जाता है। जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटीज है, इसको नाम रख दिया गया एनोड मड, एनोड का कीचड़, या एनोड स्लज के नाम से जाना जाता है। और प्योर मेटल यहाँ डिपॉजिट होगा, आज जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वे सॉल्यूशन के फॉर्म में। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस एक इलेक्ट्रोलाइसिस पर बेस्ड है। इसमें जिस मेटल का प्यूरिफाई करना होता है उसको क्या बना लेते हैं, एनोड, और उसी मेटल का प्योर बना लेते हैं कैथोड। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जोड़ करके स्विच ऑन करते हैं, इम्प्यूरिटीज जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्यूरिटीज है वे नीचे कलेक्ट हो जाता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वे इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व हो जाता है, और प्योर मेटल कहाँ पे जमा हो जाता है, तो कैथोड पे। इस प्रोसेस द्वारा किसका प्यूरिफिकेशन होगा, तो बाय क्या कहेंगे, बाय दिस प्रोसेस, बाय दिस प्रोसेस सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर etc are purified। तो
फिर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसा कि कॉपर का। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एक रिफाइनिंग का बात कर लेते हैं। रिफाइनिंग का है या प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। इम्प्योर कॉपर इज नॉन एज ब्लिस्टर कॉपर। आपसे पूछ दिया जाएगा जो इम्प्योर कॉपर को किस नाम से जानते हैं, तो ब्लिस्टर कॉपर। इम्प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर इज नॉन एज ब्लिस्टर कॉपर। 98% प्योर और 2% इम्प्योर अप्रॉक्स। तो एक टर्म आया ब्लिस्टर कॉपर। कौन सा? ब्लिस्टर कॉपर, यानी इम्प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर। हमको कॉपर का प्यूरिफिकेशन करना है, तो क्या करेंगे? इम्प्योर मेटल का क्या बना लिया जाएगा? एनोड। एनोड बना हुआ होना चाहिए इम्प्योर मेटल का। थीन शीट ऑफ प्योर मेटल का क्या बना हुआ होना चाहिए? कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 कंटेनिंग H2SO4। मतलब CSO4 का एक्वस सॉल्यूशन होगा और उसमें H2SO4 कंटेन होगा। इतना अरेंजमेंट करते हैं। तो इस तरह का ये क्या कह देंगे? ये हम प्लस यानी एनोड लेते हैं और ये माइनस कैथोड लेते हैं, दोनों को जोड़ दिए। अब इसमें कंडीशन बस इतना ही है, जो जैसे ही हमसे कह दिया जाए जो कॉपर हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा ऑब्टेन कर रहे हैं, तो बताइए जो एनोड क्या होगा? तो ये जो एनोड है ये इम्प्योर रॉड होगा और ये जो कैथोड है ये प्योर रॉड होगा। समझ गए? और इसमें जो सॉल्यूशन लिया जाएगा वे CuSO4 प्लस क्या रहेगा? H2SO4। जैसे ही यहाँ स्विच ऑन किया जाएगा तो कॉपर में जो इम्प्यूरिटीज होता है वे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये यहाँ पे ये तो अब धीरे धीरे क्या होते जाएगा? पिघलते जाएगा, घटते जाएगा। और यहाँ पे जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्यूरिटीज है वे प्रेजेंट रहेगा, जिसको किस नाम से जानते हैं? तो एनोड मड के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ एनोड मड कौन कौन होगा? तो सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, प्लैटिनम होगा और प्लैटिनम होगा। और ये तो प्योर यहां पे जाकर के कॉपर डिपोजिशन हो रहा है। साथ ही साथ इन सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में कौन हो जाएगा? तो जिंक, यानी इससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है
वे जिंक का जायरा होता है। जिंक हो सकता है, निकेल हो सकता है, आयरन हो सकता है, etc। क्लियर हो गया। जो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर बात किए तो एक पॉइंट दिए, जो इम्प्योर कॉपर को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लिस्टर कॉपर के नाम से ये पूछा जाता है। यदि हम कॉपर का प्यूरिफिकेशन करने जा रहे हैं तो कॉपर का ही क्या होना चाहिए? एनोड और कैथोड होना चाहिए। लेकिन इम्प्योर कॉपर एनोड बना हुआ होगा और प्योर कॉपर कैथोड बना हुआ होगा। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन CSO4 प्लस H2SO4 और प्लस वाटर, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्यूरिटीज होगा, जैसा कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, वे एनोड पर मड के रूप में नीचे में कलेक्ट हो जाएगा और जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वे यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम लोग कंप्लीट कर लिए। यदि सपोज कीजिए जिंक का कहा जाए तो इसी तरह से जिंक का इम्प्योर लीजिएगा एनोड और प्योर लीजिएगा कैथोड। सिल्वर का लिया जाए तो सिल्वर का इम्प्योर एनोड और प्योर कैथोड, मतलब किसी का भी हम इस प्रोसेस के द्वारा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के द्वारा क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं। तो बस आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास उम्मीद है जो आपका ये मेटलर्जी फिनिश्ड हो जाएगा और मेटलर्जी के बाद फिर जो हम पार्ट चल रहा है इक्विलिब्रियम, उस इक्विलिब्रियम को पहले फिनिश करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। बस आप लोगों का इतना ही काम करना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।